हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ बुक का सॉल्यूशन, जिसमें हम करवा रहे हैं आपको फिजिक्स। जिसमें दोस्तों आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली क्लास नंबर 3, जिसके हम सारे क्वेश्चन जो 2016 से अब तक के रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, फिजिक्स के बाद हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। इसी तरह से हम सारी क्लास को आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन और देखते हैं फिजिक्स की क्लास नंबर 3 के सारे क्वेश्चन। इस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? दोस्तों, उसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि हम बोलते हैं। दोस्तों, जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से जैसे दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं के पानी के तल आदि से टकराने के पश्चात पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि के परावर्तन का ही परिणाम होता है, जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास हमें होता है। प्रतिध्वनि दोस्तों सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। जब ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस लौट आती है तो इस प्रक्रिया को हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है। इसे डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं अनुरणन। क्या बोलते हैं? अनुरणन इसे बोलते हैं। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, जिसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन की क्रिया आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के खालिस्तान के कारण सुनाई देती है। दोस्तों, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। किसके कारण? विवर्तन के कारण। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़की आदि से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। देखते हैं सोनार और रडार से पूछे गए एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन। सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तु की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। दोस्तों, सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। सोनार वह उपकरण है दोस्तों जो पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। देखते हैं अगला। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो हम उसे बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को हम सोनार कहते हैं। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग है। एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने, जल में स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार उपकरण द्वारा समुद्री जल में स्थित पिंडों या किसी वस्तु की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती है। ये तरंगें समुद्री जल से होते हुए पिंडों से टकराती है और परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे वस्तु या पिंड के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? दोस्तों, इकोकार्डियोग्राम जो है ये संबंधित है डॉपलर इफेक्ट से। किससे? डॉपलर इफेक्ट से। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों को वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सोनार का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? दोस्तों रडार जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है ये रडार का संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार 1922 में टेलर एवं लियो यंग ने किया था। किसने किया था? 1922 में टेलर एवं लियो यंग ने रडार का उपयोग किया, मतलब आविष्कार किया था रडार का। देखते हैं दोस्तों प्रकाश लाइट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी में। पहला देखेंगे हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे डैश कहते हैं। दोस्तों उसे हम बोलते हैं पारभासी। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे हम पारभासी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न है: चिकना कागज, घिसा कागज। ये क्या है? पारभासी पदार्थ है। पारदर्शी की बात करें दोस्तों, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया आदि। अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर हो गया, धातुएं हो गया, लकड़ी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे? प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव के जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव हम कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश डैश में संचरित होता है। दोस्तों प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में संचरित होता है। किसमें? सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। दोस्तों अपारदर्शी जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो क्या बनती है? छाया बनती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? दोस्तों प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना जो है वो है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण ये घटना है जो प्रकाश साबित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्रुवन की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है जो उनके दोलनों के दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवन का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? दोस्तों हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इस वजह से। दोस्तों हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस साल में ओले रिमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? दोस्तों ओले रिमर ने
इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था कब? 1676 में। 1676 में जो है दोस्तों ओले रिमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। दोस्तों प्रकाश की चाल, जिसे प्रायः मीटर प्रति सेकंड से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान जो होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 17वीं सदी के मध्य तक धारणा यह थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके पर प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर ज्ञात हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? दोस्तों सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इस वजह से। दोस्तों सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा जो है लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंगों को परावर्तित नहीं करती, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गली के पीले लाइट में हम सोडियम का प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम का। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है, जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने तथा अक्रिय गैस भरी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है प्रछाया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रछाया। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है प्रछाया कहलाता है। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, तब यह छाया एक समान काली नहीं होती। इस छाया में 2 भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, जिसे प्रछाया कहा जाता है, और प्रछाया के चारों ओर कम काला भाग जो है उपछाया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपछाया। देखते हैं अगला। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? दोस्तों किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को हम प्रकाशिक घनत्व के रूप में व्यक्त करते हैं। किसमें? प्रकाशिक घनत्व से। देखते हैं अगला दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? दोस्तों सीवी रमन के बारे में हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। दोस्तों 1987 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये जो है गलत कथन है। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सत्य कथन है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, ये भी सत्य कथन है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सत्य है। तो दोस्तों गलत हो जाएगा। 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये गलत कथन है। दोस्तों बात करें डॉक्टर सीवी रमन के बारे में, तो 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यह कथन गलत है। सीवी रमन जो दोस्तों भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा 1997 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा? लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में इन्हें प्रदान किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। जब सूर्य का प्रकाश जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः यह नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः यह चारों ओर बिखर जाता है।
बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तथा हमें आकाश काला दिखाई देता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश परावर्तन के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। दोस्तों उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर भी हम बोलते हैं, इसका प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? दोस्तों गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है, मतलब पोल कहलाता है। गोली दर्पण पर 3 नियम कार्य करते हैं दोस्तों। दर्पण पर टकराने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं रियर व्यू मिरर में। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग हमने आपको बता दिया है दोस्तों। देखते हैं अगला आवर्धन के बारे में। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ये कहलाता है रेखीय आवर्धन। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई वस्तु की ऊंचाई। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो दोस्तों ये है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद सूर्य दिखने के कारण के लिए जिम्मेदार होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का नहीं बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसका कारण है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती है तथा इस प्रकाश से नीले तथा छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा पृथक हो जाता है। अतः केवल लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित भाग है जो रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। देखते हैं अगला। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? दोस्तों सितारों के चमकने के पीछे सिद्धांत है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। यही क्या है? चमकने का सिद्धांत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो दोस्तों एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है ये उदाहरण है अपवर्तन का। किसका? अपवर्तन का। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसी कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई पड़ती है। इसके अन्य उदाहरणों में तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से अधिक कुछ उठी हुई नजर आना, ये सभी जो है अपवर्तन के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? दोस्तों हीरे की चमक में योगदान नहीं है। हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक जो है ये हीरे की चमक में इसका योगदान नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इनमें कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? दोस्तों गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है, रिफ्रैक्टिव। क्या? रिफ्रैक्टिव। गर्मी के प्रभाव से रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों तारे रात को आसमान में टिमटिमाते हैं नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखने जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना होता है? तो 2 मिनट का समयांतर होता है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर 2 मिनट लगभग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? दोस्तों माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश मुड़ने की घटना जो है ये अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला। अच्छा दोस्तों सभी के बारे में हम देख लेते हैं। 2 माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन हम कहते हैं। प्रकीर्णन की बात करें दोस्तों तो इसके तहत प्रकाश किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा से विचलित हो जाता है। परावर्तन क्या है दोस्तों? जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों प्रकाशिक तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतःदर्शी में किया जाता है। किसमें? एंडोस्कोप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं मृगमरीचिका। क्या बोलते हैं? मृगमरीचिका। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी में फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। ठंडे प्रदेशों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है जिसे उन्मरीचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्मरीचिका। रेगिस्तान की मृगमरीचिका कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। लेंस, उत्तल और दर्पण के बारे अवतल लेंस के बारे में। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है उस डैश कहलाता है। दोस्तों वह लेंस जो बीच में पतला होता है और परिधि के पास मोटा होता है उसे हम बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस हम बोलते हैं। दोस्तों वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। तो अवतल लेंस क्या है? अपसारी है। देखते हैं अगला दोस्तों। जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दोस्तों जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोस्तों लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली या उसकी ओर आने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है तथा इस बिंदु की लेंस से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु पर रखी गई वस्तु अभिसरण लेंस में कोई
प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक पतले लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है, मतलब P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों, तो ये है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर है। देखते हैं अगला मानव नेत्र के बारे में। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, अपसारी लेंस का। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो इसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और अवतल लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, अर्थात उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसकी आंखें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। उसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। देखते हैं अगला। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, मायोपिया की बात करें तो इस रोग से ग्रसित दोस्तों, मायोपिया की बात करें दोस्तों तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष की बात करें दोस्तों, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है किंतु निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। मायोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के थोड़ा पहले बनता है। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो मायोपिया कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। मानव आँख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान जो है सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का डैश कहा जाता है। दोस्तों, आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह आवश्यक है कि उससे चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होगी तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता हम कहते हैं। देखते हैं अगला। प्रकाश आँख में डैश से प्रवेश करता है। दोस्तों, प्रकाश आँख में जो है ये प्रवेश करता है कार्निया से। किससे, कार्निया से। आँख में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा हम कहते हैं। आइरिस दोस्तों का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। आइरिस का कार्य क्या है, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।